बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चंद रोज़ पहले हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब का कॉलम सामने आया और दोनों के कॉलम में दिलचस्प बात, अजीबोगरीब बात यह है कि हामिद मीर साहब मौजूदा दौर में इस वक्त जो अदल इंसाफ की सूरत हाल है उसका ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ को इमरान खान की हुकूमत को ठहराते हैं, जबकि मुल्क में जिस कदर करप्शन है इरशाद भट्टी साहब इसका ज़िम्मेदार माजी की हुकूमतों को ठहराते हैं। मैं दोनों के कॉलम पढ़कर आपको सुना रहा हूँ और ये बड़े अहम हैं मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि हामिद मीर साहब ने मजहबी हवाले भी दिए हैं। हामिद मीर साहब के कॉलम का उन्वान है रियासत मदीना और कूफा का गवर्नर। अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने अपने ज़माने के एक मारूफ मुहद्दिस शरीक बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह से फरमाइश की कि वो कूफा के काजी बन जाए। शरीक बिन अब्दुल्ला ने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तरह माजरत कर ली। मंसूर ने इमाम अबू हनीफा का इनकार बर्दाश्त नहीं किया था, लेकिन उसने शरीक बिन अब्दुल्ला से सख्ती करने की बजाय इसरार किया कि हुकूमत को ऐसे मुनसिफों की ज़रूरत है जो इस्लामी शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम कर सके। खलीफा मंसूर के इसरार पर शरीक बिन अब्दुल्ला ने काजी का ओहदा कबूल कर लिया। खलीफा मंसूर के इंतकाल के बाद उसका बेटा मोहम्मद मेहदी मसनद खिलाफत पर बैठा तो उसने भी शरीक बिन अब्दुल्ला का ओहदा बरकरार रखा। एक दफ़ा शरीक बिन अब्दुल्ला की अदालत में एक औरत पेश हुई और कूफा के गवर्नर मूसा बिन ईसा पर इल्जाम लगाया कि उसने मेरे खजूरों के बाग को मुझसे जबरदस्ती खरीदना चाहा। जब मैंने इनकार कर दिया तो उसने मेरे बाग की दीवारें गिरा दी ताकि मैं मजबूर होकर अपना बाग उसे बेच दूं। मामला कुछ यूं था कि इस औरत के बाप का दरियाए फरात के किनारे खजूरों का एक बाग था। बाप के इंतकाल पर यह बाग बहन भाइयों में तकसीम हुआ तो इस औरत ने अपने हिस्से के इर्द गिर्द दीवार बना ली। गवर्नर मूसा ने इस औरत के भाइयों से यह बाग खरीद लिया, लेकिन यह औरत अपना हिस्सा गवर्नर को फरोख्त करने से इनकारी थी। वो गवर्नर की जोर जबरदस्ती से निजात के लिए काजी शरीक बिन अब्दुल्ला को अपनी फरियाद सुना चुकी तो काजी ने गवर्नर मूसा को अपनी अदालत में तलब कर लिया। काजी का प्याम्बर तलबी का हुक्मनामा लेकर गवर्नर के पास पहुंचा तो गवर्नर गुस्से में आग बगोला हो गया। उसने अपने एक मुहाफिज से कहा, काजी साहब के पास जाओ और उन्हें कहो कि मेरे मनसब का लिहाज करें और मुझे एक झूठी औरत के साथ खड़ा ना करें। मुहाफिज गवर्नर साहब का पैगाम लेकर काजी शरीक बिन अब्दुल्ला के पास पहुंचा तो काजी ने उसकी गिरफ्तारी का हुक्म देकर उसे जेल में बंद कर दिया। जब गवर्नर को पता चला कि उसका मुहाफिज गिरफ्तार कर लिया गया है तो मजीद गुस्से में आ गया। उसने एक बड़े अफसर को काजी के पास भेजा। इस अफसर ने काजी से कहा कि हमारा मुहाफिज तो गवर्नर साहब का सिर्फ एक पैगाम लेकर आया था, आपने उसे गिरफ्तार क्यों करा दिया? काजी ने कहा, तुम एक नाजायज काम लेकर मेरे पास आए हो और शरीयत के तकाजों की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। काजी ने उस अफसर को भी गिरफ्तार करा दिया। जब गवर्नर को पता चला कि इसका भेजा गया दूसरा पैगंबर भी गिरफ्तार हो गया तो वो जख्मी सांप की तरह तड़पने लगा। उसने कूफा के कुछ मुअज्जिजीन को बुलाया और कहा, आप काजी साहब के पास जाएं और उन्हें कहें कि आपने मेरी तौहीन की है, मेरे मनसब का कोई ख्याल नहीं किया। मैं आम शहरी नहीं हूं कि औरतों के अदालतों में हाजिरी देता फिरूं। ये मुअज्जिजीन गवर्नर का पैगाम लेकर काजी साहब के पास आए तो काजी शरीक बिन अब्दुल्ला ने इन हजरात से कहा कि तुम लोग फितना हो, हक की राह में मज़ाहिम और कवानीन शरीयत के निफाज में रुकावट बन रहे हो, तुम्हारी सजा कैद हो सकती है। काजी ने इन मुअज्जिजीन शहर को भी गिरफ्तार करा दिया। इन मुअज्जिजीन की गिरफ्तारी का पता चलने पर गवर्नर आपे से बाहर हो गया। वो खलीफा मेहदी का चच्चा भी था, ताकत के नशे में चूर था। वो अपना घुड़सवार दस्ता लेकर जेल पहुंचा और उन सबको रिहा करा लिया जिनको काजी ने गिरफ्तार कराया था। अगले दिन कोतवाल ने काजी को इतला दी कि कल रात गवर्नर साहब अपने तमाम पैगंबरों को जेल से निकाल कर ले गए। काजी साहब ने अदालत बर्खास्त की और कहा कि मैंने यह मनसब अमीरुल मोमिनीन से नहीं मांगा था। उन्होंने इस शर्त पर यह ओहदा मेरे सुपुर्द किया था कि वो या उनका कोई अहलकार अदालत के काम में मुदाखलत नहीं करेगा। शरीक बिन अब्दुल्ला काजी के ओहदे से इस्तीफा देकर घर रवाना हो गए और बगदाद के सफर की तैयारी शुरू कर दी ताकि अमीरुल मोमिनीन को इस्तीफे की वजह बता सके। गवर्नर मूसा को पता चला कि काजी साहब इस्तीफा देकर बगदाद जा रहे हैं तो हवास बाख्ता हो गया। फौरन काजी साहब के पास पहुंचा और मुआफिया मांगने लगा। काजी ने कहा कि जिन लोगों को तुमने जेल से निकाला है उन्हें वापस जेल में बंद करो। गवर्नर ने अपने तमाम साथियों को जेल में बंद कर दिया। फिर गवर्नर अदालत में पेश हुआ। उसे फरियादी औरत के सामने खड़ा किया गया। गवर्नर ने तस्लीम किया कि औरत सच्ची है। काजी ने हुक्म दिया कि इस औरत के बाग की दीवारें दोबारा तामीर करवाएं। गवर्नर ने हुक्म की तामील की और यूं ये वाकया इस्लामी अदलो इंसाफ की एक रोशन मिसाल बन गया। काजी शरीक बिन अब्दुल्ला ने इंसाफ की फराहमी के लिए ताकतवर के सामने डट जाने का फैसला इसलिए किया कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रियासत मदीना कायम की थी उसकी बुनियाद भी अदलो इंसाफ थी। एक दफ़ा
खानदान कुरैश की एक औरत ने चोरी की। कुछ लोग कुरैश की इज्जत के लिए इस औरत को सजा से बचाना चाहते थे। हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस औरत की सिफारिश लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इस औरत के लिए मुआफ़ी की दरखास्त की। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद, जाहिर है आप सब जानते हैं, बड़ा मशहूर वाक़या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल इसलिए तबाह हुए कि वो गुरबा पर हद जारी करते थे, उमरा से दरगुजर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखुदा अगर फातिमा अस्सलाम अलैहा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बखुदा अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उन पर भी हद जारी कर देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत का हाथ काटने का हुक्म दिया। इस्लाम में इंसाफ किसी का ओहदा, रंग, नस्ल या मजहब देखकर नहीं किया जाता। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अबू बकर हिसास की एक रिवायत का हवाला देते हुए लिखते हैं कि एक मुसलमान ने किसी की ज़र्रा चोरी कर ली। जब अंदेशा हुआ कि ये चोरी खुल जाएगी तो उसने ये ज़र्रा एक यहूदी के घर फेंक दी। ये ज़र्रा यहूदी के घर से बरामद हो गई, लेकिन यहूदी ने चोरी से इनकार कर दिया। असली चोर ने यहूदी को फंसाने के लिए बहुत से मुसलमान अपने साथ मिला लिए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने वही के जरिए यहूदी को बेगुनाह करार दिया। कुरान मजीद में जगह जगह इंसाफ कायम करने का हुक्म दिया गया है और यह हुक्म भी रियासत मदीना में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन बना। यही वो हुक्म था जो शरीक बिन अब्दुल्ला समेत कई काजियों के तारीखी फैसलों की बुनियाद बना। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज जो लोग रियासत मदीना कायम करने के दावे करते हैं, उनके कौल व फ़ेल में आपको शरीक बिन अब्दुल्ला के किरदार की झलक नजर आती है या कूफा के गवर्नर मूसा के किरदार की झलक नजर आती है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाइए, क्या निचली अदालतों से आला अदालतों तक किसी मजलूम औरत को मुंसिफों तक बराह रास्त रसाई हासिल है? वकील की फीस अदा किए बगैर इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल है। नैब से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक कहीं भी फौरी इंसाफ नहीं मिलता। नैब को शुरू दिन से सियासी मुखालफिन को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस इदारे की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गवाही तो सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी दे चुके हैं। रही सही कसर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में 2014 से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस ज़ेर इल्तवा है। रियासत मदीना के अलंबरदार तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो इस केस को लटकाने और केस की कार्रवाई को खुफिया रखने की दरखास्तें करने की बजाय इलेक्शन कमीशन से कहती कि केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। लेकिन इस केस को 6 साल तक लटका कर इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को तमाशा तो बना ही दिया, लेकिन पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का दावा करने वालों को कूफा के गवर्नर मूसा के साथ खड़ा भी कर दिया। यह तो था हामिद मीर साहब का कॉलम। अब देखिए इरशाद भट्टी साहब नैब के हवाले से, करप्शन के हवाले से क्या लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, उन्वान है रत्ती भर ज़मीर। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ शेम पढ़ना है तो नैब ब्रॉडशीट मुआहदा पढ़ लें। अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ बनाना रिपब्लिक देखना है तो बरतानी अदालत का पाकिस्तान ब्रॉडशीट फैसला देख लें। अगर आप क्लासिकल चवलों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो ब्रॉडशीट, नैब लेन देन पर नजर मार लें। तौबा तौबा कैसे कैसे कोडू राज करते रहे। तौबा तौबा, कोई चम्मच से खाता रहा, किसी ने बेलचे से खाया, कोई बेईमान बनकर लूटता रहा, किसी ने अपनी ईमानदारी के तड़कों से मुल्क की मत मार दी। आप ब्रॉडशीट कहानी सुन चुके। बात आगे बढ़ाने से पहले खुलासा हाजिर खिदमत, ताकि एक बार फिर आपका ईमान ताज़ा हो सके। कहानी शुरू होती है मुशर्रफ मार्शल लॉ से। मार्शल लॉ लगा आइन और कानून के फुल स्टॉप। कौमें आगे पीछे करके बड़ी बड़ी गुंजाइश निकाल लेने के माहिर शरीफुद्दीन पीरजादा और परवेज मुशर्रफ की मुलाकात हुई। ज़ियाउल हक इन्हें अपना गुरु, मुर्शद और मुशर्रफ इन्हें बॉस कहा करते थे। इन्हीं के मशवरों पर परवेज मुशर्रफ ने अपनी एहतसाबी मुहिम शुरू की। एहतसाब ब्यूरो नैब हुआ। जनरल अमजद चेयरमैन नैब लगे। इधर यह हुआ, उधर शरीफुद्दीन पीरजादा के दोस्तों डॉक्टर WF पेपर और जेरी जेम्स को इसकी भिनक पड़ी। इन दोनों ने फौरन एक ब्रॉडशीट नामी कंपनी बनाई। शरीफुद्दीन पीरजादा के जरिए जनरल मुशर्रफ से मिले और यह ऑफर दे डाली, हम आपके करप्ट लोगों के असासे तलाश करेंगे, आप हमें इन असासों का 20% दीजिएगा। ऑफर अच्छी थी क्योंकि पाकिस्तान का एक धेला नहीं लगना था। जो लुटा पैसा रिकवर होना था उसमें से 20% ब्रॉडशीट को मिलना था। जनरल मुशर्रफ ने ग्रीन सिग्नल दिया। चेयरमैन जनरल अमजद, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम और ब्रॉडशीट में मुआहिदा हुआ। नैब ने सियासतदानों, बिजनेसमैनों, ब्यूरोक्रेटों पर मुश्तमिल 200 अफराद की फहरिस्त ब्रॉडशीट के हवाले कर दी। यहां यह याद रहे, इससे पहले नवाज शरीफ दौर में एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सैफुर रहमान भी यही काम कर चुके थे।
सैफुर रहमान ने लंदन और जिनीवा में लीगल फर्मों और वकीलों को $31 लाख देकर बीबी और जरदारी के खिलाफ अच्छे खासे सबूत ढूंढ निकाले थे। खैर, इसी दौरान एडमिरल मंसूरुल हक, आफ्ताब शेरपाओ, फौजी अली काजमी समेत कई लोगों के गैर मुल्की अकाउंट्स में पड़ी चोरी शुदा रकमों का पता चला। लेकिन इसी दौरान पर मुशर्रफ हुकूमत को करप्ट अफराद की जरूरत पड़ गई, क्योंकि काफ लीग बनना थी, पैट्रियट जरूरी थी, हुकूमत बनाना थी। अब एक तरफ हालात बदले, करप्ट सियासतदान हुकूमत का हिस्सा बनने लगे, जबकि दूसरी तरफ करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैनों ने नैब के साथ प्ली बारगेन शुरू कर दी। नैब के अकाउंट में पैसे आए तो ब्रॉडशीट अपना हिस्सा लेने पहुंच गई। एक तासुर यह है कि नैब ने आलम हैरानी में पूछा, कौन सा हिस्सा? दूसरा तासुर यह कि चोर चौकीदार मतलब नैब ब्रॉडशीट मिले हुए थे, लिहाजा सब हैरानियां पहले से तयशुदा थी। बहरहाल हम यूं ही कर लेते हैं कि नैब ने ब्रॉडशीट से हैरान होकर पूछा, कौन सा हिस्सा? तब ब्रॉडशीट ने मुआहिदा सामने रख दिया। मुआहिदे में लिखा था कि नैब जो रिकवरी भी करेगा इसमें से 20% ब्रॉडशीट को अदा करेगा। यही नहीं, मुआहिदे में यह क्लॉज भी थी कि ब्रॉडशीट को सिर्फ असासों की निशानदही करनी थी, रिकवरी इनकी जिम्मेदारी नहीं। जबकि रिकवरी हो ना हो, मगर हर निशानदही के बाद रकम का 20% ब्रॉडशीट को मिलेगा। यही नहीं, नैब चाहकर भी ब्रॉडशीट से मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। हां, अलबत्ता ब्रॉडशीट जब चाहे मुआहिदा खत्म कर सकता है। अब यह ज़हनों में रहे कि 1 माह पहले ब्रॉडशीट बनी, 1 माह बाद हुकूमत पाकिस्तान ब्रैकेट में नैब से इतना बड़ा मुआहिदा हुआ। मुआहिदे में ऐसी शिकें, ब्रॉडशीट चोरीशुदा माल का बताता जाएगा और माल का 20% वसूल करता जाएगा। जो रिकवरी नैब करेगा, ब्रॉडशीट इसका भी 20% लेगा। नैब चाहे भी तो मुआहिदा खत्म नहीं कर सकता। अब यह भी अहम कि जेम्स जेरी, डॉक्टर WF पेपर, शरीफुद्दीन पीरजादा, जनरल मुशर्रफ, जनरल अमजद, फारूक आदम और ब्रॉडशीट के कंट्री हेड तारिक फवाद मलिक किसका कितना कसूर? यह भी अहम कि नैब ब्रॉडशीट मज़क्का खेज मुआहिदे के पीछे कौन था? आफ्ताब शेरपाओ से जाहिद अली अकबर, एडमिरल मंसूर से फौजी अली काजमी और आसिफ जरदारी से शरीफ खानदान तक कौन कितना बचा? यहां परवेज मुशर्रफ की शरीफों से डील शर्मनाक, परवेज मुशर्रफ का पीपी और दीगर को NRO देना शर्मनाक, पीपी के जेम्स जेरी से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट शर्मनाक, लीगी हुकूमत की सेटलमेंट की कोशिशें शर्मनाक, और फारूक आदम से शहजाद अकबर तक बहुत कुछ जो हुआ, जो नहीं होना चाहिए था, वो शर्मनाक। यहां वो कहानी भी याद आ रही है जब एक हादसे में मर जाने वाले जेम्स जेरी ने $515 मिलियन यानी 51 करोड़ 50 लाख का बिल नैब को थमा दिया। नैब ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए अहमद बिलाल सूफी को डाला, मौसूफ ने गलत कंपनी को पेमेंट कर दी। किस्सा मुख्तसर, हम तो यूं लुटे कि ड्रामाबाज कावे मसूफी सिर्फ यह बताकर शरीफों के एहसासे $820 मिलियन यानी 82 करोड़ हैं, एक धेला रिकवरी की बिना $15 मिलियन कमीशन ले गया, जबकि इसी तरह के पैसे बताकर $29 मिलियन कमा गया। अब एक तरफ यह हाल, जबकि दूसरी तरफ अपने सब नहले अपनी अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, अपनी अपनी कहानी सुना रहे हैं। जैसे हुकूमत कह रही है, देखा बरतानी अदालती फैसले में आ गया कि नवाज शरीफ के असासे $820 मिलियन। हुकूमत ने मजीद तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी भी बना दी। अब पहली बात मान ली जाए कि नवाज शरीफ के $820 मिलियन के असासे, सवाल ये, फिर आगे क्या हासिल वसूल हुआ या होगा? दूसरा, अच्छा क्या ब्रॉडशीट अदालती फैसला पब्लिक कर दिया? अच्छा किया, ब्रॉडशीट अदालती फैसला पब्लिक कर दिया, मगर अद्वियात, आटा, गंदम, चीनी, पेट्रोल, निजी बिजली घर, डाके, रिपोर्टें भी पब्लिक की थी। क्या हुआ? कितने मुजरिम पकड़े गए? क्या हासिल वसूल हुआ? नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन का झूठा बयानिया भड़ा गया, जीरो रिकवरी हुई। अब कोई इनसे पूछे, जीरो रिकवरी की वजह से करप्शन का बयानिया झूठा कैसे हो गया? लंदन अदालत के मुताबिक $80 करोड़ मालियत की 76 जायदादें छोड़ें। नवाज शरीफ तो अभी तक एवन फील्ड फ्लैट्स की रसीदें या मनी ट्रेल नहीं दे सके। क्या कहा जाए, सब सच्चे, बस एक पाकिस्तान झूठा। न जाने ये सब क्यों इतने शेम प्रूफ, पता नहीं किस ढीठ मिट्टी से बने हुए। रत्ती भर जमीर होता तो डूब मरते। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।